हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल श्री श्याम फिजिक्स वाला में। दोस्तों, मैं हूं अजय भारद्वाज और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम पढ़ेंगे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। दोस्तों, 12th क्लास के भौतिक विज्ञान के तरंग प्रकाशिकी में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और हर वर्ष दोस्तों ये बोर्ड एग्ज़ाम में 3 या 4 नंबर का पूछा जाता है। दोस्तों, ये जो एक्सपेरिमेंट है और इसकी जो डेरिवेशन है वो थोड़ी बड़ी ज़रूर है, लेकिन दोस्तों यदि आप इसको सही तरीके से पूरी फोकस के साथ समझते हैं तो आपको ये आसान लगेगी। दोस्तों, इस एक्सपेरिमेंट में टॉमस यंग नामक वैज्ञानिक ने एक पथांतर और दीप्त फ्रिंज और अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई के लिए इस एक्सपेरिमेंट को किया और हमें पथांतर, दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई और अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई को बताया। दोस्तों, इस एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए पहले हम इसके फिगर को डिजाइन करते हैं कि आखिर इसका फिगर किस प्रकार होगा। तो चलिए दोस्तों, हम इसके फिगर को बनाते हैं और देखते हैं। दोस्तों, यह है हमारी एक स्लिट एस। दोस्तों, ये हमारी एक स्लिट है, स्लिट नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है दोस्तों एस, या इसको आप लाइट ऑफ सोर्स भी कह सकते हैं। दोस्तों, यह है हमारी दूसरी स्लिट, यह है दोस्तों हमारी स्लिट नंबर 1 S1, यह है हमारी स्लिट नंबर 2 S2। दोस्तों, इधर है हमारा एक पर्दा या फिर आपको डिस्प्ले या स्क्रीन भी कह सकते हैं। ये हमारा एक पर्दा है जिसे हम डिस्प्ले भी कह सकते हैं। दोस्तों, जब कोई प्रकाश की किरण स्लिट नंबर 1 में से जब गुजरती है तो स्लिट नंबर S1 और S2 दोनों स्लिटों से जो प्रकाश का विवर्तन होता है उसमें जो तरंग है वो किस प्रकार गति करती है वो समझिए। दोस्तों, यहाँ पर जो विवर्तन है वो एक तरंग के रूप में है। सैद्धांतिक चित्र होने के कारण दोस्तों हम इसे इस प्रकार लाइन के रूप में शो करते हैं और इस प्रकार तो दोस्तों यह है हमारा डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का एक फिगर और हम इसमें नामकरण करते हैं। दोस्तों, यह है हमारा एक बिंदु O, यह है हमारा एक बिंदु O डैश। दोस्तों, ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो है कैपिटल D और S1 से S2 के बीच की दूरी है स्मॉल d। दोस्तों, S1 व S2 के बीच की दूरी यदि स्मॉल d है तो इन दोनों के बीच की दूरी d/2 हो जाएगी। इसी प्रकार दोस्तों इन दोनों के बीच की दूरी भी d/2 हो जाएगी। दोस्तों, यह है हमारा एक बिंदु P, यह है हमारा एक बिंदु Q और यह है हमारा एक बिंदु R। दोस्तों, P से O डैश तक की जो दूरी है वो है x और तो दोस्तों यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, उसमें जो फिगर है वो कुछ इस प्रकार डिजाइन होता है। अब दोस्तों हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, चित्र में आप देख पा रहे हैं कि इस चित्र में 2 त्रिभुज है, एक है S1
पी क्यू, ये है दोस्तों छोटा वाला त्रिभुज, और दूसरा त्रिभुज है S2PR। दोस्तों यहाँ पर जो पी क्यू दूरी है उसको हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर पी क्यू दूरी, दोस्तों आप बोर्ड चित्र में देख पा रहे हैं कि जो पी क्यू दूरी है वो पी और डैश की दूरी माइनस पी आर की और डैश आर की दूरी की। जब हमें पी क्यू बिंदु की दूरी चाहिए तो उसके लिए हमें पी ओ डैश की दूरी और ओ डैश आर की दूरी माइनस कर देंगे। इस प्रकार हमारे पास पी क्यू बिंदु की दूरी आ जाएगी। तो दोस्तों हम देख पा रहे हैं कि पी ओ डैश की जो दूरी है वो है x और ओ डैश आर की दूरी है वो है d/2। अब दोस्तों हमें चाहिए पी क्यू बीच की दूरी, पी क्यू बिंदु बीच की दूरी। तो पी क्यू की दूरी हो जाएगी दोस्तों x माइनस d/2। यह हमारे पास आई है पी क्यू बिंदु के बीच की दूरी। इसी प्रकार दोस्तों जब हम पी आर बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे तो हमें पी ओ डैश बिंदु की दूरी प्लस ओ डैश आर बिंदु की दूरी, इस प्रकार हमारे पास पी आर बिंदु की दूरी आ जाएगी। तो पी आर की जो बिंदु की जो दूरी है वो आ जाएगी दोस्तों, पी ओ डैश बिंदु की दूरी क्या है दोस्तों x, और ओ डैश आर बिंदु की दूरी हमारे पास d/2। तो x प्लस d/2, यह हमारे पास दोस्तों दो दूरियां आ गई, पी क्यू बिंदु की दूरी और पी आर बिंदु की दूरी। अब दोस्तों हम देखते हैं, जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि इस फिगर में दो त्रिभुज है, छोटा त्रिभुज S1PQ और बड़ा त्रिभुज S2PR। दोस्तों हम पहले देखते हैं त्रिभुज S1PQ में। दोस्तों छोटे त्रिभुज S1PQ में हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं और देखते हैं। जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो दोस्तों आप गौर से एक बार इस त्रिभुज में देखिए, त्रिभुज S1PQ में दोस्तों हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो आधार है वो है कैपिटल डी, आधार जो है वो कैपिटल डी है। या आप कह सकते हो कि S1PQ त्रिभुज में S1Q आधार है, PQ लंब है और S1P ये हमारे पास है कर्ण। देखिए दोस्तों त्रिभुज S1PQ में आधार है S1Q और लंब है PQ और कर्ण है S1P। तो दोस्तों अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस प्रमेय हम जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर यानी कि S1P का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर यानी कि S1Q का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। दोस्तों लंब क्या है इस त्रिभुज में, हम देख पा रहे हैं कि दोस्तों इसमें लंब है PQ, तो PQ का होल स्क्वायर। तो जरा चित्र में देखिए और मैं जो आपसे पूछूं वो बताइए। यहाँ पर S1P स्क्वायर जो है वो कर्ण है, S1Q स्क्वायर S1Q जो है दोस्तों आधार है, और आधार का मान दोस्तों हमारे पास है कैपिटल डी। आधार का मान कितना है दोस्तों, कैपिटल डी। तो हम यहाँ पर S1P की जगह S1P स्क्वायर बराबर S1Q स्क्वायर की जगह हम कैपिटल डी लिख सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों जब हम PQ होल स्क्वायर की बात करते हैं तो हमारे पास PQ जो दूरी है वो है x माइनस d/2। तो हम यह लिख सकते हैं कि S1P का होल स्क्वायर बराबर S1Q का होल स्क्वायर, जो कि दोस्तों हमारे पास S1Q का होल स्क्वायर की दूरी दे रखी है d। तो यहां पर हो जाएगा d स्क्वायर प्लस PQ का होल स्क्वायर। दोस्तों PQ का मान हमारे पास दे रखा है x माइनस d/2, तो हमारे पास PQ का मान आ जाएगा x माइनस d/2 का होल स्क्वायर। तो दोस्तों यह है हमारी एक समीकरण नंबर 1। अब हम बात करते हैं दोस्तों त्रिभुज 2 में। त्रिभुज दो है दोस्तों हमारे पास S2PR। ये दोस्तों हमारे पास बड़ा त्रिभुज है और हम बात करें इसमें पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा, तो S2P जो है वह हमारे पास कर्ण है, S2R है हमारे पास लंब और PR जो है वो है लंब और S2R है हमारे पास आधार। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस प्रमेय पहले हम लिखेंगे दोस्तों त्रिभुज S2PR में
त्रिभुज H2PR में वही पाइथागोरस प्रमेय द्वारा कि H2P का होल स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर H2R का होल स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर यानी कि PR का होल स्क्वायर। अब दोस्तों आप देखिए कि H2R जो है वो हमारे पास आधार है और आधार का मान है हमारे पास दोस्तों D यानी कैपिटल D। तो इसमें क्या हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए PR है जो दूरी है जो कि हमने निकाल कर रख रखी है, PR की जो दूरी है वो है x प्लस d/2। तो देखिए जैसा कि दोस्तों हमने अभी देखा कि H2R जो है वो है आधार और आधार का मान है दोस्तों हमारे पास कैपिटल D। तो यहाँ हो जाएगा कैपिटल D का होल स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर, और PR दोस्तों दूरी है हमारे पास x प्लस d/2। तो हो जाएगा x प्लस d/2 का होल स्क्वायर, और ये है दोस्तों हमारे पास समीकरण नंबर 2। अब हम दोस्तों समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे, क्योंकि दोस्तों हम बात कर रहे हैं यहाँ पर पथांतर की। पथांतर मतलब दोस्तों दो तरंगों के विवर्तन में उपस्थित मार्ग में अंतर। तो दोस्तों जब हम समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाते हैं तो लिखते हैं कि समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से। अब दोस्तों आप इस दोनों समीकरणों में देखिए कि जब हम समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाएंगे तो ये जो कैपिटल D दोनों प्लस के हैं वो तो आपस में कट जाएंगे और हमारे पास क्या आएगा, S1P का होल स्क्वायर माइनस S2P का होल स्क्वायर बराबर कैपिटल D दोस्तों दोनों में कट चुका है तो हमारे पास आएगा x माइनस d/2 का होल स्क्वायर, x माइनस d/2 का होल स्क्वायर माइनस x प्लस d/2 का होल स्क्वायर। तो x प्लस d/2 का होल स्क्वायर, ये हमने दोस्तों समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाकर देखा। अब दोस्तों देखिए दोस्तों यहाँ पर a माइनस b का होल स्क्वायर माइनस a प्लस b का होल स्क्वायर। दोस्तों गणित में हम एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, वो फॉर्मूला होता है कि a माइनस b का होल स्क्वायर माइनस a प्लस b का होल स्क्वायर। जब दोस्तों हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 4ab। तो जब हम इस सूत्र को इस जगह पर अप्लाई करते हैं तो हमारे पास आएगा S1P का होल स्क्वायर माइनस S2P का होल स्क्वायर बराबर 4। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जो a का मान है वो है x और b का मान है d/2। तो हम ये लिख सकते हैं 4x d/2। अब देखिए दोस्तों हमें सिर्फ पथांतर चाहिए, तो पथांतर के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर देखिए ये है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं a प्लस b इंटू a माइनस b। ये है एक फॉर्मूला मैथमेटिक्स में जिसको हम इस सूत्र में अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं हम कि इसकी जो फॉर्म है वो है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की, ये स्क्वायर है दोस्तों। तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, तो हम इसको लिखेंगे S1P प्लस S2P इंटू S1P माइनस S2P बराबर, यहाँ पर देखिए दोस्तों 4x इंटू d/2। यहाँ पर जो 2 से 4 कट जाएगा 2 बार, तो क्या आएगा दोस्तों हमारे पास 2xd। चूंकि दोस्तों हमें इसे पथांतर चाहिए तो पथांतर के लिए हम जो ये है S1P प्लस S2P इसको ये इसके नीचे भेज देंगे और हमारे पास पथांतर का मान आ जाएगा। तो पथांतर बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, S1P माइनस S2P बराबर 2xd अपॉन S1P प्लस S2P। यह है दोस्तों हमारे पथांतर का मान। और थोड़ी सी बस इसमें हम दोस्तों अब आप फिगर को देखिए एक मिनट। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि S1P और S2P
दोनों तरंगे जो है आपस में लगभग बराबर है। दोबारा दोस्तों कि यहाँ पर जो दो तरंग है S1P और S2P, दोनों तरंगे अप्रोक्सीमेटली मतलब लगभग बराबर है। तो दोस्तों जब ये दोनों तरंगे आपस में बराबर है तो ये दोनों तरंगे इस दूरी के आपस में बराबर हो जाएगी। तो दोस्तों हम S1P का होल स्क्वायर प्लस S2P यानी कि S1P और S2P हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, D प्लस D। इसी प्रकार दोस्तों देखिए यहाँ पर हमारे पास है S1P प्लस S2P। अभी दोस्तों हमने देखा कि S1P और S2P दोनों तरंगे आपस में बराबर है, इसलिए ये दोनों तरंगे कैपिटल D के बराबर हो जाएगी। तो हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों कि S1P माइनस S2P बराबर 2xD अपॉन दोस्तों S1P और S2P दोनों कैपिटल D के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं कैपिटल D प्लस कैपिटल D। तो पथांतर बराबर S1P माइनस S2P बराबर 2xD अपॉन 2 कैपिटल D। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जो 2 से 2 कट जाएगा तो पथांतर का मान आ जाएगा दोस्तों हमारे पास S1P माइनस S2P बराबर XD अपॉन कैपिटल D। चूंकि दोस्तों ये है जो अंतर है दोनों पथों के मार्ग में अंतर, तो हम अंतर को दोस्तों हम डेल से दर्शाते हैं, ये हमने मैथ में सीखा है। तो हम इन दोनों S1P माइनस S2P की जगह हम लिख देंगे डेल बराबर XD अपॉन D, और यही होता है दोस्तों हमारा पथांतर। इसको दोबारा लिख देता हूं कि डेल बराबर XD अपॉन कैपिटल D, यही है हमारा दोस्तों पथांतर। दोस्तों मैं फिर कह रहा हूं आपसे कि यदि आपसे एग्जाम में पथांतर तक पूछे तो आपको सिर्फ इतना आंसर करके आना है। यदि आपसे मान लीजिए कि दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई और अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई के बारे में पूछे तो आपको पूरा सिस्टमेटिक तरीके से उस डेरिवेशन को करके आना है, जो कि मैं आपको अब कराऊंगा। दोस्तों हम जब वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया कि भाई अदीप्त फ्रिंज और दीप्त फ्रिंज में क्या अंतर होता है, तो उन्होंने पाया कि दीप्त फ्रिंज जिसे हम ब्राइट फ्रिंज भी कहते हैं, ब्राइट फ्रिंज जो है λ/2 का समगुणक होता है और अदीप्त फ्रिंज जो है λ/2 का विषम गुणक होता है। तो दोस्तों आपको ये समझ में नहीं आया होगा, मैं आपको इसको चित्र के साथ समझाऊंगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर देखिए। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि एक पूर्ण तरंग की जो चक्र आवृत्ति है वो कुछ इस प्रकार होती है। ये दोस्तों एक पूर्ण तरंग है और इस प्रकार इसकी गति होती है। और दोस्तों यहाँ पर ये दोनों तरंगे इनमें हम मान लेते हैं कि एक तरंग है, इनकी जो पूरी लंबाई है वो है दोस्तों लैम्डा। तो एक तरंग दोस्तों दीप्त फ्रिंज है या दीप्त तरंग है और एक है अदीप्त तरंग। तो हम इसको यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो हो जाएगी λ/2 और यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी है वो हो जाएगी λ/2, जिनमें है दोस्तों एक तरंग है दीप्त फ्रिंज या फिर दीप्त तरंग, एक है अदीप्त फ्रिंज या फिर अदीप्त तरंग, यानी कि ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज। अब देखिए दोस्तों जैसा कि दोस्तों मैंने अभी आपको बताया कि जो वैज्ञानिकों ने जब रिसर्च किया दीप्त फ्रिंज और अदीप्त फ्रिंज पे जब प्रैक्टिकल किया तो उन्होंने पाया कि जो ब्राइट फ्रिंज है वो λ/2 की समगुणक होती है, जबकि अदीप्त फ्रिंज λ/2 की विषम गुणक होती है। दोस्तों अभी हमने पथांतर निकाला, तो पथांतर का मान दोस्तों हमारे पास आया डेल बराबर XD अपॉन कैपिटल D। दोस्तों पहले हम बात करते हैं दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई, दीप्त फ्रिंज की फ्रिंज चौड़ाई या फिर फ्रिंज चौड़ाई, दीप्त फ्रिंज की फ्रिंज चौड़ाई। दोस्तों ये थोड़ा डेरिवेशन बड़ा हो सकता है लेकिन घबराने की बात नहीं है, आप इसे अच्छी तरह समझेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा।
दोस्तों जैसा कि हमने भी पढ़ा कि डिप्थ फ्रिंज में जो फ्रिंज है वो λ/2 की समगुणक होती है, तो हम इसको लिख सकते हैं β1 बराबर λ/2 इंटू 2n। दोस्तों यहाँ पर मैंने β1 नहीं लिखा, भी बाद में यूज करेंगे इसका। λ/2 2n, इसमें 2n का इस्तेमाल ही क्यों किया गया दोस्तों, जरा आप गौर फरमाइए कि यहाँ पर यदि हम n का मान कुछ भी रखेंगे तो वो सम आएगा। यदि हम n का मान 1 रखेंगे तो 2 गुना 1 2 आएगा, 2 रखेंगे तो 2 दूना 2, 2 दूनी 4, 3 रखेंगे तो 2 तिया 6। तो यहाँ पर n का मान कुछ भी रखिए, इसलिए n का मान सम आएगा। इसलिए मैंने दोस्तों यहाँ पर जो n है वो n का जो मान है वो 2n रखा है। तो अब हम देखिए दोस्तों, ये है हमारा डेल। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जो 2 है वो 2 से कैंसिल आउट हो रहा है, तो डेल बराबर दोस्तों हमारे पास हो जाएगा n लैम्डा। अब देखिए दोस्तों हमने भी निकाला कि डेल का जो मान है मतलब पथांतर जो है वो हमारे पास आया था XD अपॉन कैपिटल D। तो यहाँ पर हम डेल की जगह क्या रख देंगे दोस्तों, XD अपॉन कैपिटल D बराबर n लैम्डा। दोस्तों हमें सिर्फ x का मान चाहिए, तो x के मान के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, इन सभी को दोस्तों हम राइट साइड की तरफ पलट देंगे। तो x का मान दोस्तों हमारे पास आ जाएगा n, ये है हमारा n लैम्डा स्मॉल d अपॉन कैपिटल D। चूंकि दोस्तों ये एक nवा फ्रिंज है तो ये है xn का मान। ये है दोस्तों हमारी एक समीकरण नंबर 1। अब दोस्तों हमें फ्रिंज चौड़ाई की गणना के लिए हमने nवें पद के लिए फ्रिंज चौड़ाई निकाली, और इसी प्रकार दोस्तों हम n-1 के लिए भी फ्रिंज चौड़ाई निकालेंगे और फिर समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करेंगे, और जो कि हमारे पास फिर आएगा डिप्थ फ्रिंज की फ्रिंज चौड़ाई। तो देखिए दोस्तों हम लिखेंगे फॉर n-1। यहाँ पर जो n-1 है और यहाँ पर जो n है, हम यहाँ पर n की जगह n-1 पद को रख देंगे। तो देखिए दोस्तों xn-1 बराबर n-1 इंटू लैम्डा स्मॉल d अपॉन कैपिटल D। दोस्तों ये है हमारी समीकरण नंबर 2। जैसा कि दोस्तों मैंने अभी आपको बताया कि जब हम nवें पद और n-1 पद के लिए जब डिप्थ फ्रिंज की चौड़ाई निकालेंगे तो हम समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे। तो हम करेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से। तो दोस्तों आप सभी देख पा रहे हैं xn बराबर n लैम्डा d अपॉन कैपिटल D, और हमारे पास समीकरण नंबर 2 है xn-1 बराबर n-1 लैम्डा d अपॉन कैपिटल D। तो दोस्तों हम समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देते हैं और देखते हैं दोस्तों, जब हम दोस्तों समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाते हैं तो हमारे पास आता है xn-1। तो देखिए दोस्तों इसको हम दर्शाते हैं दोस्तों β1 से। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जो फ्रिंज चौड़ाई है उसे हम β1 से दर्शा रहे हैं। अब xn का मान दोस्तों हमारे पास था n लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, और xn-1 का मान है दोस्तों n-1 लैम्डा d अपॉन कैपिटल D। तो हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर लिख सकते हैं n लैम्डा d अपॉन कैपिटल D माइनस n-1 लैम्डा स्मॉल d अपॉन कैपिटल D। दोस्तों उपरोक्त समीकरण में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो है लैम्डा स्मॉल d अपॉन कैपिटल D दोनों में कॉमन आ रहा है, तो हम इसको कॉमन ले लेंगे। तो ये आ जाएगा दोस्तों हमारे पास लैम्डा स्मॉल d अपॉन कैपिटल D इंटू में n-1। जब दोस्तों हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, लैम्डा d अपॉन कैपिटल D। हम जब इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों हमारे पास आएगा n-1 सॉरी। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ये माइनस का n है और ये प्लस का n है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, और क्या आएगा दोस्तों हमारे पास मान, देखिए β1 का मान आ जाएगा दोस्तों हमारे पास लैम्डा d अपॉन कैपिटल D। तो दोस्तों ये है हमारी डिप्थ फ्रिंज की चौड़ाई, ये है हमारी डिप्थ फ्रिंज की चौड़ाई का मान आ चुका है।
क्योंकि दोस्तों ये माइनस का एन है और प्लस का एन है, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए और जब प्लस का एक से गुना होगा तो ये मान यहाँ पे आ जाएगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों अदृप्त फ्रिंज की चौड़ाई के ऊपर। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं अदृप्त फ्रिंज की, यानी कि डार्क फ्रिंज। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको वही बताया कि दीप्त फ्रिंज जो है λ/2 की समगुणक होती है और अदृप्त फ्रिंज λ/2 की विषम गुणक होती है। तो दोस्तों अभी हमने डेल का मान निकाला जो ये था XD/D, और हम देखते हैं कि λ/2 की क्या होती है दोस्तों, अदृप्त फ्रिंज विषम गुणक होती है। हम निकालते हैं ये हमारे पास आ चुका है nवें पद के लिए और हम निकालते हैं n-1वें पद के लिए। मतलब दोस्तों हम यहाँ पर n की जगह n-1वां पद रखेंगे। तो देखिए दोस्तों xn-1 बराबर 2 इंटू n-1 माइनस 1 इंटू लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल 2d। दोस्तों ये है हमारी समीकरण नंबर 2। या फिर आपको थोड़ा सा इसको हल कर लीजिए एक बार, तो हमारे पास क्या मान आएगा दोस्तों, xn-1 जब हम इसको गुना करेंगे दोस्तों हमारे पास आएगा 2n-2 माइनस 1 इंटू लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल 2d। तो दोस्तों हम देख पा रहे हैं कि ये -2 है और ये -1 है, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो xn-1 बराबर 2n-3 इंटू लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल 2d। दोस्तों इसको दे दीजिए रिलेशन नंबर 2। तो हम अब क्या करेंगे दोस्तों, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे। अतः फ्रिंज चौड़ाई, दोस्तों बड़ा डेरिवेशन है बहुत लेकिन सरल है। तो β2 बराबर दोस्तों हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर देखिए, तो β2 बराबर आ जाएगा दोस्तों xn-1। तो हम देख पा रहे हैं कि xn का मान दोस्तों हमारे पास है ये और n-1 का मान है हमारे पास ये, तो हम इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं और देखते हैं। तो दोस्तों हम इसको दर्शा देते हैं β2 से, तो हमारे पास आएगा 2n-1 लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल 2d माइनस 2n-3 लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल 2d। दोस्तों उपरोक्त समीकरण हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर लैम्डा D अपॉन स्मॉल 2d दोनों आपस में कॉमन आ रहे हैं, तो हम इसको क्या करेंगे दोस्तों, कॉमन ले लेंगे। तो β2 बराबर दोस्तों लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल 2d इंटू में 2n-1 माइनस 2n-3। चूंकि दोस्तों यहाँ पर देखिए ये जब हम इसको हल करते हैं तो दोस्तों हमारे पास आता है β2 बराबर लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल 2d। तो दोस्तों ये हमारे पास ऐसा कि ऐसा आ जाएगा। जब हम इसको हल करते हैं तो माइनस जो है इससे गुना हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा माइनस का 2n। चूंकि दोस्तों 3 जो है ऑलरेडी -3 का है, तो जब माइनस से गुना होगा तो प्लस का 3 आ जाएगा, यह आ जाएगा प्लस का 3। हम देख पा रहे हैं दोस्तों कि -2n और +2n दोनों आपस में अपोजिट साइन के हैं, तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये तो यहाँ से खत्म। हमारे पास क्या बचा, माइनस का 1 और प्लस का 3। माइनस का 1 और प्लस का 3 जब हम हल करेंगे तो हमारे पास आएगा β2 बराबर लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल 2d। तो हमारे पास 2 आएगा और 2 को इससे गुना कर दिया। दोस्तों ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 2। तो β2 का मान फाइनली दोस्तों हमारे पास आएगा लैम्डा D अपॉन स्मॉल d। और यह है दोस्तों हमारे पास अदृप्त फ्रिंज की चौड़ाई। अब दोस्तों आपने इसमें एक चीज देखी होगी कि दीप्त फ्रिंज यानी β1 की चौड़ाई और अदृप्त फ्रिंज यानी β2 की चौड़ाई दोनों आपस में बराबर है। यानी कि दोस्तों हम कह सकते हैं कि चूंकि दोस्तों दीप्त फ्रिंज और अदृप्त फ्रिंज की चौड़ाई बराबर है, तो हम कह देते हैं दोस्तों कि β1 बराबर β2 बराबर लैम्डा स्मॉल d लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। अतः दीप्त फ्रिंज
व अदीप्त फ्रिंज दोनों की चौड़ाई बराबर होती है। तो दोस्तों हमारे पास इस डेरिवेशन को हल करने के बाद निष्कर्ष निकलता है कि बीटा 1 और बीटा 2 के मान जो है लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी आता है। इसलिए हम कह सकते हैं दोस्तों कि दीप्त फ्रिंज और अदीप्त फ्रिंज की दोनों की चौड़ाई बराबर होती है। दोस्तों इसको अच्छी तरह समझने के लिए आपको अब मैं इसका प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि वास्तव में क्या दीप्त फ्रिंज और अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई बराबर होती है या फिर ये झूठ है। देखिए दोस्तों, कोई भी वैज्ञानिक जब कोई कथन देता है या फिर सिद्धांत देता है तो वैसे तो वो गलत नहीं होता, लेकिन दोस्तों मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि वास्तव में क्या सच है या फिर झूठ। तो दोस्तों देखिए अब इसका प्रैक्टिकल। चलिए दोस्तों, अब हम इस प्रयोग को एक एक्सपेरिमेंट के जरिए समझते हैं। दोस्तों जो हम आज इस वीडियो में एक्सपेरिमेंट करेंगे ये आपकी 12th क्लास की फिजिक्स की किताब में भी दे रखा है। दोस्तों इसमें दोस्तों हमने इन बहुत शार्प 2 ब्लेडों का इस्तेमाल किया है दोस्तों, जो कि हमने कुछ इस प्रकार अटैच की है। दोस्तों इसके लिए हमें एक पावरफुल लेजर लाइट की ज़रूरत पड़ेगी और इसको दर्शाने के लिए हमें कोई भी एक समतल जगह या फिर आपकी घर की दीवार हो सकती है या फिर कोई भी सफ़ेद बोर्ड हो सकता है या फिर पर्दा हो सकता है, तो इसको आप तभी स्पष्ट रूप से देख पाएंगे। दोस्तों थॉमस यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट देखने के लिए हमें इस का जो प्रकाश है वो बिल्कुल बंद करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों हमें क्लियरली फ्रिंज देखनी है, इसके लिए हमें लाइट को बंद करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में कुछ फ्रिंज है। तो दोस्तों मैंने इसको अंधेरे में चेक किया लेकिन ये पूरी तरीके से क्लियर टाइप में नहीं आ रहा था। तो दोस्तों अब मैं आपसे कहूँगा कि आपकी जो नज़रें हैं वो इस वाइट बोर्ड पर होनी चाहिए। तो दोस्तों मैं पूरी कोशिश करूंगा अपनी तरफ से कि आपको जो फ्रिंज है वो आसानी से दिखे, बाकी जो गलती हो मुझे माफ़ करना। तो दोस्तों आप इसको देखने का प्रयास कीजिए। ये देखिए दोस्तों कुछ इस प्रकार दोस्तों डार्क एंड ब्राइट फ्रिंज हमें प्राप्त होती है और मैं आपको इसको बिल्कुल पास से दिखाता हूँ। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अपने इस एक्सपेरिमेंट को। दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि हमें कुछ डार्क एंड ब्राइट फ्रिंज इस प्रकार प्राप्त होती है दोस्तों, और मैं आपको बिल्कुल नज़दीक से दिखाने की कोशिश करता हूँ एक बार और। तो देखिए दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि इस प्रकार हमारे पास डार्क एंड ब्राइट फ्रिंज बनती है। ये देखिए दोस्तों जितनी हमारे पास ब्राइट फ्रिंज बनती है उतनी ही हमारे पास डार्क फ्रिंज भी बनती है। दोस्तों इसको क्लियर देखने के लिए मैं आपको इसकी इमेज और जो हमारे पास जो फोटो होती है वो आपको इसमें पिक में लगा दूंगा। देखिए दोस्तों किस प्रकार हमारे पास डार्क एंड ब्राइट फ्रिंज प्राप्त होती है। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ विद एक्सपेरिमेंट में।